तो आपने देखा किस तरह से मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। क्या ये हत्याकांड इस बात का गवाह है कि भाई को भाई की तरक्की पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसका मर्डर करा दिया गया। लेकिन मर्डर क्यों करा दिया गया? तरक्की पसंद आ भी रही थी या नहीं? क्या यही वजह या कुछ और वजह? हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुम्मी जुड़ गई है। दरअसल सुम्मी ने इस केस को बहुत ही डीपली कवर किया है। सुम्मी से बात करेंगे। सुम्मी, आपका स्वागत है क्राइम तक पर। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करूंगा कि क्या मुकेश की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि सुरेश काफी तरक्की कर रहा था और ये बात मुकेश को हजम नहीं हो रही थी, इस वजह से उसको मार डाला, या फिर वजह कुछ और है? जी, इसकी वजह कुछ और ही है और इनफैक्ट तरक्की मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा एक कारण था मर्डर का। लेकिन ये एक बेसिकली आप देखेंगे बीजापुर में एक कॉन्ट्रैक्टर लॉबी बहुत ज़्यादा चलती है और ये कॉन्ट्रैक्टर लॉबी यूजुअली वहाँ पे पत्रकार और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में अलग किस्म के कॉन्वर्जेशंस होते हैं और उन सारे कॉन्वर्जेशंस का भी इससे नाता फ्यूचर में जाकर निकलेगा, क्योंकि अभी एसआईटी जो है एसआईटी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से और बहुत अंदरूनी तरीके से इसको खोजने की कोशिश करिए कि मर्डर का जो कॉज है, रियल कॉज एक्चुअल में क्या था। तो बहुत सारी चीजें अभी पब्लिक नहीं की गई है, लेकिन जितनी जानकारी हमें साझा की गई है वो यही की गई है कि इसमें एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी एट प्ले है, यानी कि सुरेश चंद्राकर जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्हीं के कंपेटिटर एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। और इनफैक्ट उनके कंपेटिटर कॉन्ट्रैक्टर ने मुकेश को कहीं ना कहीं एक पॉन बनाने की कोशिश की थी, एक प्यादा बनाने की कोशिश की थी, और उसी ट्रैप में मुकेश चंद्राकर फंस भी गए और जिसके चलते आज उनका मर्डर काफी ग्रूसम तरीके से उनका मर्डर हो गया है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है कहीं ना कहीं ये इसका जो रोल है वो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन में आगे चलकर सामने आएगा। और जिस हिसाब से इस बात पर भी जो डिस्कशन है कि रितेश चंद्राकर, मैं ये भी साझा करना चाहूंगी कि हम कल बीजापुर गए थे और इनफैक्ट हम उस स्पॉट पर भी पहुंचे थे। कई ऐसी जानकारियां हमें उस वक्त भी पता चली। लेकिन रितेश चंद्राकर सिर्फ भाई नहीं थे मुकेश चंद्राकर के, इनफैक्ट बचपन के साथी थे ये लोग, साथ में खेलना और साथ में मतलब बेस्ट फ्रेंड्स भी इन्हें कहा जा सकता है। तो रिश्ते से तो ये जरूर भाई थे, लेकिन दिल का जो रिश्ता था उसमें भी ये भाई थे। और इनफैक्ट रितेश इतना ज्यादा मजबूर क्यों हो जाते हैं कि इतनी बेरहमी से मुकेश की हत्या कर देते हैं। और इनफैक्ट जिस तरह के पोस्टमार्टम डिटेल्स सामने आए, पोस्टमार्टम डॉक्टर्स जो हैं, जो जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम परफॉर्म किया है उनके सामने भी ऐसे ग्रूसम डिटेल्स कभी उनके करियर में सामने नहीं आए। बिल्कुल इतनी बेरहमी से मुकेश की हत्या की गई है। तो इसके पीछे जो मर्डर का जो कॉज है वो धीरे धीरे चलकर आगे बाहर जरूर आएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत कुछ उजागर करेगी। लेकिन एक जो कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे मर्डर के लिए, इतना बात तो मैं बिल्कुल साफ तरीके से कह सकती हूँ। सुमी, एक बात जानना चाहूंगा इसमें, जैसे आपने बताया रितेश तो उनके भाई थे, चचेरे भाई थे, सुरेश भी थे और काफी अच्छा रिश्ता भी था, और ये बहाने से इसको बुलाया गया 1 तारीख को और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। 3 तारीख को बॉडी डिटेक्ट होती है। सवाल ये उठता है कि क्या इस केस में, जैसे कॉन्ट्रैक्टर लॉबी जैसे आपने बताया कि ये प्यादे हो सकते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर एक तो कौन है जिनका ये प्यादे थे? और एक चीज और भी है ना सुमी, हम लोग भी पत्रकार हैं, हम लोग भी खबरें करते हैं, हम लोग भी एंटी खबरें करते हैं। अपने भाई के खिलाफ लगातार जो खबरें कर रहे थे, इसके पीछे मकसद क्या था आखिर? जी बिल्कुल, जो कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्टर है जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनका उनका जो आइडेंटिटी है अभी रिवील करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है शायद उसको कमजोर कर दे, तो इसीलिए मैं आइडेंटिटी रिवील शायद अभी ना कर पाऊं। लेकिन ये जो कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लगातार चाहते थे कि सुरेश को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना। और ये जो पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्शन, जो हिरोली तक ये रोड कंस्ट्रक्शन होना था, उसके जो इनिशियल टेंडर प्राइस थी 50 करोड़ थी, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था तब 50 करोड़ थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन और ये सारे रेट्स, और क्योंकि काफी अच्छे ताल्लुकात थे सुरेश चंद्राकर के वहां के ऑफिशियल्स के साथ, तो बिल्कुल ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टेंडर प्राइस था वो 50 से बढ़कर 120 हो जाता है। बिल्कुल इसी के खिलाफ मुकेश ने स्टोरी की थी। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन थी मुकेश को देने वाले ये कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्टर ही थे, जिनको अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर नहीं कर पाने की वजह से सुरेश को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, ऊपर से जो एस्केलेटेड प्राइसेस थे, उससे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को काफी प्रॉब्लम हुई। और कहीं ना कहीं उसने ये खबर मुकेश को प्रोवाइड की और उसके ये खबर देने से मुकेश ने इसको बहुत अच्छे से तीव्रता से इसको कवर भी किया। और मुकेश ने ये सच सामने भी लेकर आया कि ये जो करप्शन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने का, ये जिस तरह से हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है एट प्ले, वो बीजापुर से भागा हुआ भी है अपने पूरे परिवार के साथ। अभी बीजापुर में रहने वाला कॉन्ट्रैक्टर पूरे परिवार के साथ अभी गायब भी है, और इसका नाम भी आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा, क्योंकि एसआईटी लगातार इस खबर को ब्रेक कर रही है, लगातार इस खबर को काफी अच्छे से
एक्सटेंसिवली इसको सामने भी ला रही है। तो ये जो लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की सुनिए, जो ये सवाल ये भी है ना कंपेयर, कि जी आप जब खबरें करते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई के खिलाफ आप खबर कर रहे हैं, और आपने एक बार नहीं कई बार खबर की। और दूसरा, क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार उजागर करना ही मकसद था मुकेश का, या फिर कोई और मकसद था? क्योंकि मैं यहां हत्या को जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूं, हत्या तो ऑब्वियसली बहुत गलत कदम उठाया जो सुरेश ने करा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एजेंडा बनाकर मुकेश बार बार खबर कर रहे हो, या उसकी जो तरक्की थी, हमने देखा कि मुकेश काफी लेविश लाइफ जीते थे, उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे गवर्नमेंट में। इससे पहले ये बताते हैं कि उनकी जो शादी हुई थी 2.5 साल पहले, वहां भी जब उनकी वाइफ आई थी, वो हेलीकॉप्टर से आई थी, वो भी काफी प्रकाशित हुआ था। तो क्या ऐसा तो नहीं कि तरक्की जो है वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही थी, और वो इसी के चक्कर में रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे थे सुरेश उनको, और वो कोशिश कर रहे थे बार बार उनके खिलाफ लिखने की? क्योंकि एक ये भी तरीका होता है कि किसी को अपने पाले में शामिल कर लेना, कि उसके खिलाफ ही लिखते चले जाओ, वो इतना डर जाए। क्या ये वजह तो नहीं है? जी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि लगातार जैसा कि मैंने कहा कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने सारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, तथाकथित कॉन्ट्रैक्टर जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल पा रहे थे रोड के, जो काफ़ी परेशान चल रहे थे क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सुरेश के पास जा रहे थे। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी ये बात जो है चुभी, और उसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि मैं इसी रोड पे क्यों ना जाँच बैठा दूँ और सुरेश के काम में एक बहुत बड़ा रोड़ा पैदा कर दूँ। तो इसलिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने फिर कई सारे पत्रकारों को, बीजापुर के रीजनल पत्रकारों को कॉन्टैक्ट किया, और मुकेश उनमें से एक थे, और मुकेश को ये स्टोरी दी गई। और इनफैक्ट जब मुकेश ने ये स्टोरी की, काफी अच्छे इंटेंशन से स्टोरी की, तो ये जो है इंक्वायरी जरूर बैठ गई। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि अभी अगर उसके भी मन में चोर नहीं है तो वो क्यों भागा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और उसे भी ढूंढने की पूरी कोशिश बीजापुर पुलिस लगातार कर रही है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर लॉबी है, ये बहुत ज्यादा बीजापुर में खतरनाक होती है। तो जो पत्रकार है, जिस तरह से हम भी स्टोरी करते हैं और फिर आगे के जो सिलसिले होते हैं जो काफी कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, इसे बहुत ज्यादा कंफर्म भी नहीं किया जा सकता, तो आगे के सिलसिलेवार तरीके से कोई बातचीत जो है सुरेश और मुकेश की चल रही थी, और रितेश उसमें मीडिएटर का काम भी कर रहे थे। और रितेश लगातार आखिरी दिसंबर लास्ट वीक में 29 से लेकर 31 तक ये जो बातें हैं, जो आगे की सिलसिलावार तरीके से जो बातें हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही थी, जिसमें मुकेश जो है अग्री नहीं कर रहे थे, किसी प्रेशर में थे और अग्री नहीं कर रहे थे। उसके चलते रितेश ने आखिरी बार जब इनको 1 जनवरी को बुलाया रात 8 बजे, तो 8 बजे मुकेश जब वहां पर बाड़े पर पहुंचे, जो बाड़ा सुरेश चंद्राकर का एक प्रॉपर्टी है, उस बाड़े पर पहुंचे, और उसके बाद 8 बजे वो वहां निकले होंगे, और 8:30 बजे वो वहां पहुंचे, और 8:30 बजे से ही जैसे ही दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, इनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बात साबित हो रही है कि सामने आ रही है कि 9:30 बजे के आसपास ये मर्डर हुआ है। तो बिल्कुल 1 घंटे की ये जो बातचीत चलती है, इतनी गहमा गहमी चलती है, आर्गुमेंट्स चलते हैं, बाहर जो नेबर्स हैं उनको आवाजें आती हैं कि कुछ लड़ाई हो रही है, लेकिन कोई भी इस पर ऑब्वियसली संशय जताता है, लेकिन जब तक बॉडी रिकवर नहीं होती, पड़ोसी भी खुलकर सामने नहीं आते। तो बिल्कुल ये जो पूरी जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है दोनों के बीच में। और रितेश बहुत समझाने की कोशिश करते हैं मुकेश को कि भाई आगे स्टोरी ना किया जाए, बिल्कुल आगे इस तरह से जो ये जो स्टोरी हो चुकी है, इस पर इंक्वायरी बैठ चुकी है, तो आगे इस पर कोई स्टोरी ना की जाए। ये सारी बातचीत से बिल्कुल जो बहुत एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, तो ये बातचीत जो है वो बिगड़ना, 3 दिन रितेश लगातार कोशिश करते हैं कि ये बातचीत मुकेश के साथ सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती है। और आखिरी बार फाइनली बातचीत करने के लिए 1 तारीख को जब रितेश बुलाते हैं, तो माइंड में कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग जो है वो चलती है, और उस प्री प्लानिंग के तहत मुकेश को बाड़े में, यानी कि सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी में बुलाया जाता है, और वहां पर ऑलरेडी रितेश मौजूद होते हैं, और रितेश बुलाने के बाद फिर वहां जो बातचीत होती है, उसमें फिर गहमा गहमी के बाद ये जो चीज सारी प्लान है, क्योंकि ये सारा प्री प्लान ही नजर आता है, जिस तरह की डिटेल्स फोरेंसिक्स भी बांट रहे थे हमसे ऑफ द रिकॉर्ड, काफी ज्यादा चीजें प्री प्लान्ड भी थी। जी, लेकिन सुम्मी, इसमें मोहरा बनने वाली बात सामने आ रही है कि मोहरा एक बिल्डर के खिलाफ अगर शिकायत करे तो ये बात थोड़ा सा हजम होती है, लेकिन अगर उसमें एक पत्रकार को इन्वॉल्व कर लिया जाए और उसको मोहरा बनाया जाए, और पत्रकार लगातार एक के बाद एक खिलाफ स्टोरी करता चला जाए, उसमें मंशा तो जानने की पुलिस ने कोशिश की होगी ना, क्या कि मंशा क्या है? क्या वाकई ऐसा तो नहीं कोई ये कोई उगाही से संबंधित कोई मामला हो, या फिर तरक्की उनकी बर्दाश्त नहीं हो रही सुरेश की तरक्की मुकेश को, और या फिर कोई और मामला? क्या इन एंगल्स पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है? क्योंकि, और मुझे ये भी बताइएगा, ये खबर एक्चुअली क्या सिर्फ मुकेश ही फॉलो कर रहे थे, या कई और लोगों ने भी फॉलो की?
जी बिल्कुल, आप जिस एंगल की तरफ जा रहे हैं उस एंगल की तरफ पुलिस भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और उसी एंगल से रिलेटेड कई सारे ऐसे शॉकिंग डिटेल्स भी मेरे ख्याल से सामने आएंगे, क्योंकि एक जो उगाही की बातें जो हो रही हैं, बिल्कुल ऐसा एक नैरेटिव भी चल पड़ा है कि उगाही की जो बातें हैं वो आगे बढ़कर आ रही हैं। लेकिन वही बात है कि इन्वेस्टिगेशन जब तक इस एंगल पर आगे नहीं बढ़ जाता, हमारा कुछ भी कहना गलत होगा। लेकिन उस डायरेक्शन में काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि उगाही की बातें तो नहीं चल रही थी, इसको लेकर कोई नेगोशिएशन तो बातें आगे सामने नहीं आ रही थी। और अगर ऐसी बातें आगे आ रही हैं तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन थे जो इसका हिस्सा थे, इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा थे, और मुकेश को क्या मोहरा बनाकर वहां पर पहुंचाया गया था, असलियत में पीछे बैठे लोग, जो पर्दे के पीछे जो बैठे हुए थे लोग थे, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या था, वो कौन है, और उनके कनेक्शंस कहां तक है, ये सारी बातें आगे जो एसआईटी है वो बिल्कुल इन बातों पर काफी अब आगे बढ़ रही है। और जो बहुत ज्यादा डिटेल्स वो मीडिया के साथ साझा ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि जो इनिशियल जो केस है जब ये सामने आया तो सुरेश भाग खड़े हुए, उनकी प्लानिंग भी थी कि वो हैदराबाद की तरफ भागेंगे, लेकिन जो इनिशियल जो मीडिया में रिपोर्ट्स है उससे सुरेश को काफी मदद मिली, काफी लीड मिल गई थी, और सुरेश भागने में कुछ घंटों के लिए भागने में सक्सेसफुल हो गए थे। तो इस वजह से पुलिस बहुत ज्यादा डिटेल्स भी सामने नहीं ला रही है, लेकिन ये एक पोटेंशियल एंगल आने वाले दिनों में एसआईटी के लिए सबसे बड़ा एंगल होने वाला है, क्योंकि यही मर्डर का कारण बना है। मुकेश को कौन इस्तेमाल कर रहा था, अगर उगाही के लिए भी कर रहा था तो कौन थे वो लोग जिन्होंने मुकेश को आगे करके उगाही करने की कोशिश की, और किस तरह से मुकेश कितने ज्यादा प्रेशर में काम कर रहे थे। और लगातार ये जो स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज दूसरे भी रीजनल पत्रकार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मुकेश और सुरेश इनके घरेलू रिश्ते थे, तो इसलिए घरेलू रिश्ते के सिलसिले में जब रितेश ने मुकेश को घर बुलाया तो बिल्कुल वो आपसी विश्वास इतना ज्यादा था कि मुकेश तुरंत ही रितेश के घर चले गए, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन कि उनके साथ ऐसा कुछ बुरा हो सकता है। बिल्कुल सुमी, इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, ये केस क्रैक कैसे हुआ? क्या सीडीआर रिकॉर्ड से पता चला था कि फार्म हाउस पर लास्ट लोकेशन है, वहां पुलिस पहुंची? दूसरे आरोपी कैसे पकड़े गए? क्या बहुत ज्यादा डिटेल सीडीआर एनालिसिस हुआ, इसके बेसिस पर इस मामले में आरोपी एक के बाद एक पकड़ते चले गए? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये चिराग जी, कि किस तरह से जो लोकेशन है वो कैप्चर किया गया, क्योंकि पुलिस डायरेक्टली उस बाड़े पर पहुंचती है, सुरेश चंद्राकर की उस प्रॉपर्टी पर पहुंचती है जैसे ही मिसिंग रिपोर्ट आगे बढ़ती है, और इन्वेस्टिगेशन के पहले लोकेशन पर ही पुलिस का बुलजाई हिट हो जाता है। तो बिल्कुल ये एक बहुत अहम सवाल है कि पुलिस को इसकी जानकारी कैसे मिली। जिस तरह से मुकेश मिसिंग हो चुके थे, मुकेश एक तारीख रात 8 बजे से वो निकले थे घर से, 8:30 बजे से फोन स्विच ऑफ आना शुरू हो गया था। मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद युकेश ने और भी जो उनके पत्रकार साथी उन सबको जोड़ा, और फिर युकेश ने खुद अपने तरीके से एक जो लास्ट लोकेशन है वो कैप्चर करने की कोशिश की, कि भाई का लास्ट लोकेशन फोन स्विच ऑफ करने से पहले क्या आ रहा है। वो जब उन्होंने पुलिस को साझा किया, जो एसपी हैं जितेंद्र सिंह, उन्हें साझा किया, तो जितेंद्र सिंह ऑलरेडी उस एंगल पर काम करते हुए, मिसिंग रिपोर्ट में काम करते हुए नजर आ रहे थे। तो युकेश की पे भी जितेंद्र जो यादव है, एसपी हैं बीजापुर के, उन्होंने फिर इस लीड को लेकर तुरंत फिर उस जगह से शुरुआत की कि भाई मुकेश की जो लास्ट लोकेशन है वो सुरेश का बाड़ा बताया जा रहा है, सुरेश की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, तो पहले वहीं पर कोशिश की जाए। तो वहां पर जब कोशिश की गई तब ये अटपटा सा एक जो लोकेशन है, ये जो सेप्टिक टैंक के ऊपर नया नया प्लास्टर उनको नजर आता है, और यही दिस ओनली गिव्स अवे द फैक्ट कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मोटा कॉन्क्रीट का प्लास्टर कर दिया गया था। जिस तरीके से लोकेशन में साफ सफाई की गई थी वो भी काफी अटपटी लगी। तो वहीं से फिर ये जो पूरी कहानी की शुरुआत होती है, और वहीं से ही फिर जो प्लास्टर को हटाया जाता है, बदबू आती है बॉडी की, तब ये सारा खुलासा होता है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, अटपटा लगा उन्हें और तमाम चीजें हुई, उसके बाद क्या रहा? जी बिल्कुल, हम भी उस लोकेशन पर कल गए थे जहां पर ये मर्डर हुआ, और उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि फोरेंसिक, जाहिर सी बात है, जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत फोरेंसिक ने सील कर दिया था, तो हम अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हो जाती है ऐसे में, और केस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जो हमें प्रारंभिक जानकारी वहां पहुंचने पर मिली, वो ये मिला कि बिल्कुल 11 नंबर का एक कमरा था, जो बाड़ा था, वो बाड़ा सुरेश इसलिए रखता था ताकि वहां पे मजदूर आके आगे का काम कर सके, रेस्ट अगर किसी को करना हो तो। बिल्कुल एक ऐसा वो जो बाड़ा था, वहां पर बहुत सारे कमरे थे, उनमें से 11 नंबर के कमरे पर यह सारा सिलसिला हुआ, मर्डर करने का, बात करने का, और ये सारा सिलसिला वहां पर हुआ। वहां पर एक टेनिस कोर्ट भी था जहां पर लगातार मुकेश इन भाइयों के साथ खेलते हुए भी आए थे, और लगातार एक हैंगआउट का अड्डा भी था उनके लिए ये। तो यहाँ पर 11 नंबर के कमरे में ये पूरा मर्डर किया जाता है, मर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है। वहीं पर बैठे वो अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं, बातचीत बिगड़ जाती है, और उन पर वार किए जाते हैं, और वार जो करने वाला जो वेपन है उसको अभी तक सीज नहीं कर पाई है पुलिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक सबूत होने वाला है। एक आशंका जताई जा रही है कि एक रॉड है और एक सब्बल है, जिसके
जिसके सपोर्ट से उन्हें मारा गया बेरहमी से। 9 बॉडी पार्ट्स पे इंजरी आई है, बहुत ही गहरी इंजरी आई है। 15 फ्रैक्चर, जो गले की हड्डियां हैं वो रप्चर कर दी गई हैं, हार्ट से जाती हुई आते रप्चर की कर दी गई है। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं वो 2 हथियारों से हुई है। ये हथियार रिकवरी पर भी पुलिस लगातार काम कर रही है। और 11 नंबर के उस कमरे में अभी बताया जा रहा है कि पूरा जब खून मुकेश का बह गया, जब सारा खून निकल गया, तो उसे भी प्लास्टर करवाने का काम सुरेश चंद्राकर ने एकदम तुरंत रात के 1 से 2 बजे के बीच में कर दिया था। तो लगातार जो है प्लास्टर करवाने का काम सुरेश ने तुरंत करवा दिया था। और प्लास्टर मतलब खून के जो धब्बे हैं उससे बिल्कुल साफ नहीं किया गया कमरे के अंदर, उसके ऊपर प्लास्टर ही चलवा दिया गया। हो सकता है उस प्लास्टर को हटाएं तो खून के पूरे जो ट्रेसेस है वो वहां पर मिले पुलिस को, जिससे और जो है ये पुख्ता हो जाए कि 11 नंबर कमरे में ही सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर बॉडी को सेपरेट टैंक में डाला गया, ऊपर प्लास्टर चढ़ाया गया, और वो सारी जानकारी जो हमें ऑलरेडी जिसके ऑलरेडी हमें जानकारी है। तो ये सारी जो जानकारी है धीरे धीरे फोरेंसिक जुटा रहा है, लगातार इस एंगल पर काम हो रहा है। और अब इनफैक्ट इसी चीज पर हथियार को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठने वाले हैं कि कौन से वो हथियार थे, और हथियार मिल जाने पर ये केस सुमी एक चीज और जानना चाहूंगा, हो जाए। जो सुरेश है और मुकेश का घर की दूरी कितनी थी, और ये असल में क्या इनके चाचा का लड़का था सुरेश, और परिवार में कैसे तनातनी की वजह क्या थी, क्यों शुरुआत में तनातनी परिवार में बढ़ती चली गई सुरेश और मुकेश के बीच इस तरह की? जी बिल्कुल, ये रिश्तेदार तो थे ही, और इनफैक्ट इनके जो घर की दूरी है, पहला पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आई विल आंसर कि इनके जो घर की जो दूरी है वो बिल्कुल 1 से 2 किलोमीटर के बीच है। बहुत ज्यादा घर की जो दूरी है वो नहीं थी। और ये रिश्ते में चचेरे भाई, इनफैक्ट इनके एक कॉमन दादा थे। बताया जाता है कि दादा के थ्रू ही इनका कनेक्शन था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चाचा के ही बच्चे थे, और बिल्कुल भाई, ये मतलब इनका आना जाना रहना सब साथ में होता था। बाहर घूमने जब ये जाते थे, अब्रॉड जाते थे, आसपास भी जाते थे इंडिया में कहीं, तो भी साथ में आना जाना होता था। और इनफैक्ट कल हम जब युकेश चंद्राकर से भी बात कर रहे थे, बड़े भाई से, तो युकेश चंद्राकर भी कह रहे थे कि बिल्कुल घर मतलब उन्हें भी विश्वास करने में थोड़ा सा आपत्ति हो रही थी कि इतने अच्छे रिलेशन थे। बिल्कुल 30 दिसंबर तक ये जो रिलेशन थे काफी अच्छे थे, काफी मधुर थे। अचानक से ऐसे क्या हो गया कि मेरे ही भाई ने मेरे ही बच्चे को मार दिया। तो ये उनके स्टेटमेंट थे। तो बिल्कुल युकेश को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। ये जो अंदरूनी बातें रितेश और सुरेश और मुकेश के बीच में चल रही थी। एक चीज और जानना चाहूंगा सुमी, इसमें जो खबरें प्रकाशित की मुकेश ने, ये किस किस डेट को की गई? इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रखा था, साथ में किसी बड़े ब्रांड से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने कब कब ये स्टोरी इनकी निकाली, कितनी बार निकाली और कब कब निकाली? जी, इन्होंने दिसंबर मिड में ये स्टोरीज निकालनी शुरू की। पहले इन्होंने ये स्टोरी की, फिर रायपुर से जो बड़े न्यूज टेलीविजन जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं उनके रिपोर्टर्स भी गए बीजापुर, वहां पर फिर ये स्टोरी को उठाया गया। तो इसमें मुकेश ने पहले जो प्रीलिमिनरी जो स्टोरी होती है, एक बेसिक स्टोरी होती है, वो मुकेश ने उठाई। उसके बाद फिर रायपुर से भी रिपोर्टर गए बीजापुर, वहां पे फिर ये स्टोरी दोबारा उठी। तो इस स्टोरी पर लगातार 2 बार काम किया गया। और ये जो पूरा काम है ये दिसंबर मिड से लेकर दिसंबर 25 के बीच में ये स्टोरी पर काम हुआ। 15 से लेकर 25 तक दिसंबर के बीच में ये स्टोरी 2 बार प्रकाशित हुई। उसके बाद स्टोरी का इंपैक्ट अच्छा रहा। स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत ही इस पर जांच बिठा दी, और जब जांच बिठाई तो उसके बाद ये जो सिलसिलावार तरीके से जो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है वो कहीं ना कहीं वजह बन जाता है मुकेश के इस ब्रूटल मर्डर की। और यही एक सवाल है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, इसके डिटेल्स जो हैं, इन्वेस्टिगेटिंग टीम किस तरह से इन डिटेल्स को साझा करेगी आगे, ये देखना। तो क्या यूट्यूब चैनल पर भी चलाई गई थी, और कितनी बार चलाई गई थी? जैसा आपने ब्रांड के बारे में तो बताया कि 2 बार उन्होंने चलाई स्टोरी, एक बार खुद मुकेश ने करी, फिर रायपुर से एक रिपोर्टर को भेजा। क्या लोकल जो इनका यूट्यूब चैनल था उस पर भी चलाई गई कई बार? जी बिल्कुल, उन्होंने उस पर भी इसे शायद चलाने की कोशिश की, लेकिन उनका जो फोकस था वो नेशनल टेलीविजन पर इसको दिखाना था, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल पर जिस पर ऑलरेडी 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, वो काफी अच्छे से स्टोरी को उठा लेते थे। वहां पर भी बीजापुर में काफी नोन थे मुकेश, तो उन्होंने इनिशियली वहां पर जरूर चलाई, लेकिन फिर उनका फोकस ज्यादातर उनका फोकस ये नेशनल टेलीविजन पर चलाना था, और वो उन्होंने किया। उन्होंने जब वो किया तो उसके बाद ये जो इम्पैक्ट हुआ उसके चलते ये चीजें आगे बढ़ी, और बहुत तरीके से मुकेश के लिए सक्सेसफुल नहीं रही, जैसा कि हम देख सकते हैं। और मुकेश अब उनके आत्मा को शांति मिले, लेकिन जिस तरह से मुकेश प्यादे बन गए उस चीज का रिग्रेट आई थिंक बीजापुर के हर पत्रकार को आज महसूस हो रहा है। ये भी पता चला है कि मुकेश काफी इसके अलावा भी अच्छी अच्छी खबरें कवर करते थे, जैसे कि खुद नक्सली एरिया में भी कई बार गए थे। इस तरह की भी जानकारी वहां के पत्रकार दे रहे थे।
जी बिल्कुल, मुकेश की पत्रकारिता पर किसी को डाउट नहीं था क्योंकि मुकेश बहुत ही ब्रिलियंट एक पत्रकारिता की अगर बात करें तो उनकी पत्रकारिता बहुत शानदार थी और वो लगातार उनका फ़ोकस रहता था कि वो जंगलों में जा जाके नक्सल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर अंदर ऐसी स्टोरीज़ निकाल कर आए जो नेशनल टेलीविज़न शायद ही कवर कर पाएँ। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरीके की सारी स्टोरीज़ की हुई थी। अंदर-अंदर के गाँव के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी परेशानियों को कवर करते थे। नक्सल से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो नक्सल रिलेटेड बातें जो टीवी पर नहीं आ पाती सुमी, थी ये भी उनको बताइए, लेकर ये वो सारी बातें कवर सुरेश करते कब थे। से कॉन्ट्रैक्ट इस बिजनेस में थे, कब से कर रहे थे? और जब आपने बताया कि दिसंबर में बहुत ज्यादा तनातनी हुई, इसका मतलब ये है कि ये तो काफी पहले से कर रहे होंगे सुरेश ये काम, तब उस वक्त तनातनी क्या हुई थी इससे पहले कभी? जी बिल्कुल, उससे पहले तनातनी का ऐसा कोई जो है आशंका नहीं जताई गई है पुलिस द्वारा कि उससे पहले ये तनातनी हुई होगी क्योंकि लगातार जो है रिलेशन इनके मधुर ही थे। इस पर्टिकुलर केस से ही रिलेशन इतने खराब हुए कि चीज़ें ऐसी हो गईं। लेकिन इससे पहले इनके रिलेशन काफ़ी मधुर थे और इनफैक्ट सुरेश की जानकारी उनके बैकग्राउंड के बारे में जब हमने पता लगाने की कोशिश की, सलवा जुडुम करके एक 2004 में एक ऐसा फोर्स था जो बनाया गया था छत्तीसगढ़ रमन सरकार ने सलवा जुडुम बनाया था। वहाँ के लोकल ग्रामीणों को ही उसमें रखा जाता था ताकि वो नक्सल रिलेटेड चीजों से एक एंटी नक्सल ऑपरेशन कर सके। तो सलवा जुडुम में एसडीओ हुआ करते थे सुरेश और इस तरीके से वो उनकी जो एसडीओ हुआ करते थे, फिर सलवा जुडुम खत्म हुआ तो लगातार जितने भी ऑफिशियल्स थे उनकी सुरेश से काफी अच्छी जान पहचान थी क्योंकि वो एसडीओ थे और काफी आना जाना मिलना होता था। तो वैसे करके धीरे धीरे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू की, धीरे धीरे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए और वैसे वैसे ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए। बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद इनके बिहेवियरल चेंजेस भी आए, घमंड भी काफी ज्यादा आ गया था। बताया जाता था कि एटीट्यूड में काफी ज्यादा फर्क आ गया है, लेकिन ये इस एटीट्यूड का जो असर है मुकेश और सुरेश के रिश्ते पर इस केस के बाद ही पड़ा। एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने बोला कि इनकी काफी सरकार में भी पैठ थी, रमन सरकार में भी इनको एसडीओ बनाया गया था, तो ये तो जाहिर है कि ये सारी बातें क्या मुकेश को पता नहीं थी कि ये जो काम कर रहे हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं? उस काम में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वो तो जग जाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट तो इजीली कई हमने केसेस में देखा है। मैं इस केस की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, लेकिन कई केसेस में बिना रिश्वत के तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता ही नहीं। तो क्या ये बातें अब पता चली थी मुकेश को या पहले से पता थी? कुछ इस बारे में जानकारी मिली? जी बिल्कुल, मुकेश को ये जानकारी हमेशा से थी क्योंकि रितेश उनके रिश्ते में ही सही भाई लेकिन दिल से भी उनके भाई थे, तो सारी जानकारी जो सुरेश के साथ हो रही होती थी, रितेश के साथ हो रही होती थी, वो सारी जानकारी मुकेश को होती थी। और इनफैक्ट इतना ज़्यादा ये इन दोनों के बीच में रिश्ते गहरे थे कि फाइनेंशियल इधर-उधर हेल्प भी अपने भाई को सुरेश कर दिया करते थे। और ये जो फाइनेंशियल जो लेन-देन है, वो एक रिश्ते में जो लेन-देन होती है, बिल्कुल उस लेन-देन की तरह होता था कि कभी मुकेश को पैसों की कमी होती थी तो सुरेश वो पैसे दिया करते थे। ऐसे इस तरह के रिश्ते थे और सुरेश ने जैसा बिल्कुल आपने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिल्कुल सुरेश ने इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उनके बिहेवियरल जो कनेक्शंस थे ऑफिशियल्स के साथ उसके बेसिस पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने शुरू किए। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए वो फिर आगे के जो जिस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो होता है कॉन्ट्रैक्टर ऑफिशियल के बीच में बीजापुर में, वो बिल्कुल उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले गए और वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनते चले गए। मैं जानना चाह रहा हूं सुमी, कब से ये कॉन्ट्रैक्ट का के बिजनेस में थे सुरेश, इस बारे में कोई जानकारी मिली? जी 2009-10 के बीच में उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स धीरे-धीरे इनिशियली मिलते चले गए। पहले रोड के छोटे-छोटे पैचेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते चले गए। वैसे करते-करते ये रिश्ता ऑफिशियल्स के साथ और गहरा हो गया। अब कौन से ऑफिशियल्स के साथ उनके रिश्ते गहरे थे, कौन उन्हें मदद कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट सील करने में, ये बात इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है जो धीरे-धीरे करके अब एसआईटी की टीम फाइंड आउट करेगी। लेकिन ये जो है 2009 से 10 के बीच में ये सिलसिला शुरू हो चुका था क्योंकि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया था कि सलवा जुर्म खत्म करना है, तो एसडीओ का रोल इनका वहां 2008 में खत्म हो ठीक चुका है, था। आपने बड़ी एक उसके इंपॉर्टेंट बाद बात कही उन्होंने सुमी कॉन्ट्रैक्ट कि के रूप में कदम शुरुआत रखा। में रिश्ते बहुत अच्छे थे और आपने कहा कि फाइनेंशियली हेल्प भी किया करते थे सुरेश मुकेश की। तो क्या इस मामले में आने वाले वक्त में जो बैंक डिटेल्स है मुकेश की, सुरेश की, उसको भी खंगाला जाएगा? पता चले भाई कोई व्हाइट में मनी आई या ब्लैक में मनी आई? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा हिस्सा तो ये है ही कि किस तरह से इनके बीच में अगर कोई फाइनेंशियल लेन-देन हुई है, तो उस बारे में जो बैंक अकाउंट सीज़ कर दिए गए हैं, अब पुलिस उस एंगल पे भी चीज़ों को देखने की कोशिश करेगी कि कहीं न कहीं फाइनेंसेस तो नहीं था इस पूरे मर्डर का बेसिस, तो वो बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन में हर तरफ से, हर 3-4 एंगल से पुलिस इन सारी चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते जो बैंक अकाउंट ऑलरेडी सीज़ कर दिए गए हैं, तीनों भाइयों के, सुरेश, दिनेश और रितेश, इन तीनों अकाउंट्स को बार-बार खोला जाएगा, खंगाला जाएगा कि कोई फाइनेंशियल लेन-देन हुई है कि नहीं और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्टिगेशन का ज़रूर आज भी है और आगे ये बातें और साफ भी होंगी जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी।
ये क्या तीनों सुरेश, दिनेश और रितेश एक साथ रहते थे या ये अलग अलग रहते थे, इनका परिवार अलग अलग रहता था? नहीं, ये तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं और इनका एक और एक छोटा भाई है। तो सुरेश टोटल 4 भाई हैं और इनका एक छोटा एक और एक भाई है जो अभी क्लासेस इनफैक्ट एक छोटा टीनेजर है वो। लेकिन ये जो 3 भाई हैं सुरेश, रितेश और दिनेश, ये तीनों सगे भाई हैं, साथ ही रहते थे ये लोग। सुमी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में हमसे बात की, बहुत डिटेल में इस केस के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को आपका जो ये जितनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपने भी साथ में पैरेलली करी है पुलिस के साथ, आपने भी काफी इसमें कोशिश की बहुत सारी चीजें निकालने की, लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सुमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्राइम तक से जुड़ने के लिए। हमारी संवाददाता सुमी जो बता रही थी छत्तीसगढ़ से सीधी किस तरह से इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, कैसे पुलिस बैंक अकाउंट्स को खंगाल रही है, कैसे रिश्तों को खंगाला जा रहा है और कैसे इस मामले में कई एंगल्स पर जांच चल रही है। मैं आपको पहले वो पैकेज दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि दरअसल ये पूरा मामला क्या था, किस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया। हमारे साथ कई दर्शक भी जुड़े हैं, मधु शाह जी जुड़ी हैं। मधु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।